गुड इवनिंग बच्चों। आज हम एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन जो यूपी बोर्ड में बच्चों को 9th क्लास में पढ़ाया जाता है उसकी एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसको चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम और उसकी पहली एक्सरसाइज है 1.1। तो पहले हम थोड़ी सी इसमें जानकारी देते हैं। संख्या पद्धति में हमें संख्याओं के बारे में जानकारी हो। सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है, अपूर्ण संख्या क्या होती है और हमारा सबसे बड़ी चीजें वहां पर कई चीजें जो क्वेश्चंस में यहां पर हमें पता चलती हैं। परिमेय संख्या क्या चीज है, पूर्ण संख्या क्या चीज है, प्राकृतिक संख्या क्या चीज है और पूर्णांक क्या है। तो इनके विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फिर इस एक्सरसाइज को बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, पहला काम ये कि हमें सम संख्या वो संख्या है जो कि 2 से विभाजित होती है। कोई भी संख्या लें, उस संख्या को मान लीजिए 4 है, 4 जो है ये 2 से विभाजित है, 2 के पहाड़े में 4 आता है, इसका मतलब ये सम संख्या है। और विषम संख्या वो संख्या है जो 2 से विभाजित ना हो। जैसे एग्जांपल ले लें 5 को अगर 2 से विभाजित करें तो यह विभाजित नहीं होगा, फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद फिर आते हैं हम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 डैश इनफिनाइट तक संख्या जाती है, इसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के बाद हम बात करते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या जिसे हम होल नंबर के साथ कहते हैं। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, होल नंबर जो संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 डैश। और इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। ये इंटीजर जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर। 0 से पहले के सारे निगेटिव इंटीजर होते हैं और 0 के बाद के जो होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। अगर हम बात करें -3 डैश -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश, तो ये जो 0 के बाद हैं ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं और 0 से पहले जो हैं ये सब के सब निगेटिव इंटीजर हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जो पूर्णांक है, इस पूर्णांक में होल नंबर पूरे मिलते हैं, मतलब इसमें पूर्ण संख्या पूरी मिलती है, इसमें हमारे प्राकृतिक संख्याएं पूरी मिलती हैं, पर यहां पर निगेटिव संख्याएं हमारी जो होती हैं वो पूर्णांक के रूप में आती हैं। तो पूर्णांक में पॉजिटिव निगेटिव सब होते हैं। ठीक है, तो इसी पर आगे चर्चा करते हुए अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं और यहां पर बताते हैं कि कैसे हमको क्वेश्चंस करना है। तो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0? तो पहले इस क्वेश्चन में हमें यह पता होना चाहिए परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या वह संख्या है जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, अंश बटे हर के रूप में हम लिख सके और जिसमें हर जो है वो Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, Q की वैल्यू 0 ना हो, तो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसमें हम इसका आंसर लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि 0/1, शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं, अर्थात इज इक्वल टू P/Q। इसको हम P/Q के फॉर्म में लिखें तो हमें एक चीज यहां पे पता चल जाता, Q डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात Q की वैल्यू इंप्लाइज दैट Q की वैल्यू 1 है और जब Q की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब यह परिमेय संख्या है। तो ये रहा आपके पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन।
हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, तो बराबर P/Q। Q की वैल्यू आपकी क्या है, यहां पर 1 है, Q की वैल्यू 0 नहीं है। जब does not equal to 0, अगर does not equal to 0 अगर हो गई तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। बच्चों, जब किसी दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालते हैं तो निकालने का फार्मूला तो हमें पता है, a + b। अगर पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, तो इन दोनों को जोड़ दे, 2 से भाग कर दे, तो ये परिमेय संख्या का फार्मूला बनता है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जैसे यहां पर इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालिए। तो 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें। किससे मल्टीप्लाई कर दें? 10 से। अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर दे, गुणा कर दे। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या हो जाएगा? 30/20। इसी प्रकार से हम 4 को 4/1 ले सकते हैं, तो इंटू 10 कर दे, तो ये क्या हो जाएगा? 40/10। अब आप देख रहे हैं 30/10 और 40/10 हो गया। अब 30/10 और 40/10 में हमें कितनी परिमेय संख्या चाहिए? 6 परिमेय संख्या चाहिए। तो 6 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी? 31/10, 33/10, 35/10, 36/10, 37/10। कितनी हो गई? 3 और 39/10। हम केवल यही नहीं, हम कोई भी इसके 30 और 40 के बीच की कोई भी 6 संख्याएं ले ले, वो उसकी क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, ये 6 और 4 के बीच परिमेय संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी? 31/10, 33/10, 35/10, 36/10 और 37/10, 39/10। ये आपकी परिमेय संख्याएं 6 हो गई। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जैसे आपने इसको किया उसी प्रकार से आपको दूसरा क्वेश्चन जो आ गया उसमें फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, भिन्न के रूप में दिया हुआ है। इसको आसान तरीका हो गया करने का। पहले वाले क्वेश्चन में आपको भिन्न के रूप में नहीं दिया था, तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा था, आपको सोचना पड़ रहा था। लेकिन इसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं सोचना पड़ेगा? अभी मैं बताता हूं। देखिए, यहां पर सबसे बड़ी चीज क्या हो गई कि यहां पे दिया 3/4 और 4/5। मतलब आपके पास संख्या है 3/4 और 4/5। इनके बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो हमें इनके हर 3/5 है, 3/5 इनके हर समान है। और जब हर समान है तो हमारे यहां 3 और 4 के बीच में डिफरेंस केवल 1 है। हमें ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि इनके बीच ज्यादा डिफरेंस हो, जिससे कि हम 5 परिमेय संख्याएं ले सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इन दोनों में 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 6 और 5 × 6, तो ये क्या हो जाएगा? 3 × 6 = 18 और 5 × 6 = 30। इसी प्रकार से 4/5 में भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 × 6 = 24 और 5 × 6 = 30। न्यूमरेटर दोनों के समान हो गए। अब 18 और 30 के बीच हमें कितनी संख्या चाहिए? 5 संख्याएं चाहिए। आराम से निकाल सकते हैं। 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30, इसके बाद 23/30। ये हमारी 5 संख्याएं प्राप्त हो गई। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, जैसे पहले लिखा था, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं क्रमशः 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य? कारण के साथ उत्तर दीजिए। अब यहां पर पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या
एक पूर्ण संख्या होती है। अब पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो होती है नेचुरल नंबर, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, ये स्टार्ट होती है हमारी 1 2 3 4 5 डैश इनफाइनाइट। इसके बाद फिर कहता है एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो होती है वो होल नंबर कहलाता है, जिसे हम W से कहते हैं। तो 0 1 2 3 4 डैश इनफाइनाइट। अब ध्यान दें, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। ये जो प्राकृतिक संख्या है यह क्या इसमें मिल रहा है, पूरा पूरा मिल रहा है, दिख रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 5 डैश और यहां पे 1 2 3 5 4 डैश। इसका मतलब 0 केवल नेचुरल नंबर में नहीं है, लेकिन होल नंबर में 0 है। 0 अगर इंक्लूड नेचुरल नंबर में कर दें तो होल नंबर हो जाएगा। अतः इसका आंसर होगा, यह कथन सत्य है, क्योंकि होल नंबर में, पूर्ण संख्या में प्रत्येक प्राकृतिक संख्या मिलती है। इसके बाद कुछ तो इसका आंसर होगा हां। हां, और लिखना क्या होगा, हां यह कथन सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब प्रत्येक पूर्णांक इंटीजर की बात करें तो इंटीजर हम पहले भी बता चुके थे। यहां से जैसे हम डैश करके -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश इनफिनिट तक, ठीक, ये भी इनफिनिट तक जाएगा, ये माइनस इनफिनिट तक जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक पूर्णांक ये सारे पूर्णांक हैं, ये एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक में -2 -3 -1 ये भी आ गया, और माइनस वाली वैल्यू जो होगी वो पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 डैश, ठीक, लेकिन पूर्णांक संख्या माइनस और प्लस दोनों को मिलाकर के स्टार्ट होती है। इसलिए यह कथन असत्य है, ये कथन असत्य है। ये तो सत्य था पर यह कथन असत्य है। ये पहला वाला कथन सत्य था, हाँ ये प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में है, लेकिन यह दूसरा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि पूर्ण संख्या हमारी जो होती है वो 0, अभी हमने बताया होल नंबर 0 1 2 3 4 से स्टार्ट होती है। पूर्णांक हमारा इंटीजर माइनस और प्लस मिलकर के बनता है, इसलिए कभी भी सत्य नहीं हो सकता। इसके बाद आते हैं लास्ट क्वेश्चन पार्ट। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या। अब बेटा परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या ये परिमेय संख्या जो होती है वो P/Q के फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में होती है? P/Q के फॉर्म में होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या हमारा होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है, पर परिमेय संख्या का कहा गया कि P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। और P/Q के फॉर्म में परिमेय संख्याएं में क्या होती है? प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, 3/4 5/5 4/3 2/3, मतलब ये फ्रैक्शन फॉर्म में जो संख्याएं आती हैं वो भी परिमेय संख्या कहलाती हैं। इसलिए परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी, अतः यह कथन असत्य है। क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या तो P/Q में हो सकती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या होल नंबर नहीं हो सकता, पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, आज मैंने आपको ये पहले एक्सरसाइज स्टार्ट की, जो कि एक्सरसाइज 1.1 थी संख्या पद्धति का। आगे हम इसी को और कंटिन्यू करेंगे, फिर एक्सरसाइज हम 1.2 1.3 स्टेप टू स्टेप आपको बताएंगे। आज मैं आपको क्लास 9th में पहले आपको फर्स्ट सेक्शन में मैंने 1.1 एक्सरसाइज के बारे में बताया था, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का। आज उसी का दूसरी एक्सरसाइज के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जिसमें से 1.2
इसका पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये सही है। क्या है इसका आंसर? हम लिखेंगे पहला पार्ट सही है। क्यों सही है? सही है क्यों सही है? क्योंकि जो हमारी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि जो अपरिमेय संख्या है वो रियल नंबर हो सकती है। कारण क्या है कि जो वास्तविक संख्या है, जो रियल नंबर है, वो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर बनती है। यहां पे लिख सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय व अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती है। जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिलकर के बनता है। वास्तविक संख्या चाहे इरेशनल नंबर हो और चाहे रेशनल नंबर हो। रियल नंबर इज इंक्लूड रेशनल और इरेशनल नंबर। कहने का मतलब ये हुआ कि जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर के बनती है, इसलिए यह कथन सत्य है। पहला पार्ट आपका सही है। अब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहा गया, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के एक रूप √m के एक का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। बच्चों, जो हमारी रूट होता है, रूट का मतलब होता है वर्ग मूल। तो ये √m का मतलब क्या होता है? √m का मतलब होता है वर्गमूल। अब मान ले m = 4 है तो √4 = आपका 2 होगा। √4 आपका क्या होगा? 2 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है वो आपकी धनात्मक संख्याओं का होगा, ये ऋणात्मक संख्याओं का नहीं होगा। इसलिए सेकंड पार्ट आपका गलत है। सेकंड पार्ट आपका सही नहीं है। नहीं सही है, ये नहीं है, गलत है। ये पार्ट आपका गलत है। सेकंड पार्ट आपका गलत है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट। तो पहले पार्ट में आपको पता चल गया सही पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्योंकि धनात्मक संख्याओं का रूट पॉजिटिव होता है पर ऋणात्मक संख्याओं का रूट नहीं ज्ञात कर सकते। एग्जांपल अगर ले लें, √-4 दिया है तो इसको आप 2√-1 लिख दोगे और -1 का आप नहीं निकाल पाओगे। इसके बारे में आगे चल करके हम पढ़ेंगे, जहां पर हम इमेजिनरी संख्या के बारे में पढ़ते हैं, काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं थर्ड। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये भी सत्य है। थर्ड पार्ट भी हमारा सत्य है, सही है, सत्य है, सही है। क्यों सही है? क्योंकि हमारी वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर के बनती है। जो हमारी वास्तविक संख्या है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनती है। इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है बच्चों? ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर के बनती है, इसलिए ये गलत है। क्योंकि यहां पर केवल ये दिया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। नहीं हो सकता, क्योंकि परिमेय संख्या वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर के बनती है, और यहां पे तो केवल अपरिमेय संख्या दिया हुआ है, इसलिए ये गलत होगा। ठीक है, अब हम आगे आपको क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में
एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो आंसर में सबसे पहले हम बात करेंगे कि नहीं आंसर होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एग्जाम्पल अगर हम ले लें, √4 बराबर 2 होता है, इसी तरह से √9 बराबर 3 होता है। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि अगर हम 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो 2 आ रहा है, 9 का वर्गमूल निकालते हैं तो 3 आ रहा है। 4 का वर्गमूल 2 आ रहा है और 9 का वर्गमूल 3 आ रहा है। 2 और 3 दोनों ही हमारी क्या हैं? एक परिमेय संख्याएं हैं। और 4 और 9 धनात्मक पूर्णांक हैं, इनका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इससे ये पता चलता है, यहां पे मिल सकते हैं, चूंकि 2 व 3 धनात्मक पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक, या इन्हें हम वास्तविक धनात्मक पूर्णांक हैं, साथ में ये परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या भी परिमेय संख्या वही है जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, तो ये परिमेय संख्या भी है। इसलिए ये है कथन असत्य है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, क्योंकि 4 धनात्मक जो आपका पूर्णांक है उसका वर्गमूल निकालते हैं तो 2 आता है, 9 धनात्मक को हम निकालते हैं तो 3 आता है। 2 और 3 दोनों ही धनात्मक पूर्णांक भी हैं और ये परिमेय संख्या भी हैं, जो कि कथन साबित कर देता है, सिद्ध कर देता है कि यह कथन गलत है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं होते हैं, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 2 और 3 धनात्मक पूर्णांक व परिमेय संख्या हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। बच्चों, √5 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। √5 को हम बराबर √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और एक रेखा हम खींच लेते हैं। ये रेखा आपकी खींच लिया, यहां पर हम 0 ले लेते हैं। ये हो गया आपका -1, ये हो गया आपका -2, ये हो गया आपका -3, ये हो गया आपका -4 और ये हो गया आपका -5। इधर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। सबसे पहले √5 निकालना है। √5 के 2 पार्ट हो गए, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। अगर हम ये कहां से हम लाए, क्योंकि √5 का अगर होल स्क्वायर करें और इसका भी होल स्क्वायर कर दें, कहां से? पाइथागोरस थ्योरम के नियम से। तो ये क्या हो जाएगा? 5 बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब बात करें तो ये 5 तो आपका है, 5 को हम √5 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। तो यहां पे √5 का स्क्वायर ही तो है ये। तो ये आपका जो आ रहा है, ये आपका 4 प्लस 1 आ रहा है। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले हम 0 से 1, ये यहां से यहां तक 2 तक गए, हमने डार्क इसीलिए किया आप लोगों को समझ में आया। 2 तक गए और ये ऊपर वाला पोर्शन हम थोड़ा सा मिटा देते हैं और आपको इसकी पूरी प्रक्रिया को समझाते हैं। यहां पर इसको आप लिख सकते हो, इंप्लाई दैट 5 = 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब 4 प्लस 1। अब आप यहां पर ध्यान दें तो ये 0 से 2 तक जो गया, ये आपका 2 पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा था इसको। ये पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय में आपने पढ़ा था, कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों की योग के बराबर होता है। तो यहां पे 5 कर्ण है
2 आपका लंब हो गया और 1 आपका आधार हो गया। तो यहीं पर हमने यहाँ पे देखा कि 2 सेंटीमीटर ले लिया और 2 सेंटीमीटर के ऊपर हमने 1 सेंटीमीटर ले लिया और इसको ऐसे मिला दिया। ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 1, तो 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर ये आपका हो जाएगा √5। जैसा कि आपने देखा भी √5 बराबर यहां पे आया था √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर मतलब ये 2 का स्क्वायर, 1 मतलब ये 1 का स्क्वायर। इसको 0 वाले को ही हम O मान लेते हैं, O A, और इसको मान लेते हैं B। अब बेटा हमारे पास यहां पर प्रकार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब इससे हम प्रकार का प्रयोग करेंगे तो इसको डैश 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 ऐसे करके खींचेंगे। जब प्रकार का प्रयोग करेंगे तो प्रकार से ऐसे खींचेंगे ना, ये जो पॉइंट बनेगा ये आपका होगा C पॉइंट। क्या बनेगा? C पॉइंट। और बेटा यहां से OC, जो आपकी ये OC रेखा बनेगी, OC रेखा, ये रेखा आपकी हो जाएगी √5। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये जो √5 है तो इसको जब प्रकार से हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? C पॉइंट पर जो कट कर रहा है ये हमारा OC रेखा √5 बन जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो √5 होगी। ये आपको √5 को संख्या रेखा के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह से √5 की बजाय √3 को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √1 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो √2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √7 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से √11 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √17 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको आप लोग करिएगा, आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं कि आप लोग इसको करिएगा। √7 को आप लोग करिएगा नंबर रेखा में रिप्रेजेंट करने के लिए, √11 को आप लोग करिएगा, √13 को आप लोग करिएगा और √17 को करिएगा। और इन सबको करिएगा। अगर कोई नहीं आता है तो आप हमसे पूछिएगा, फिर इनको भी हम आपको इनके लिए भी वीडियो बना देंगे, क्योंकि जब भी आप एग्जाम देते हो तो एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई पूछा जाता है। आज मैंने जो आपकी एक्सरसाइज में था √5 वो हमने समझाया है और ये 4 हमने आपको होमवर्क दे दिया है। इसी में एक और बढ़ा लीजिए, √3 का भी कर लीजिएगा और एक बढ़ा लीजिए √2 का भी कर लीजिएगा। ये आपके पास क्वेश्चन हो गए 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वेश्चन आप लोगों को करना है। आज हम आप बच्चों जो 9th क्लास की मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे उसी की पहले हम 1.1 1.2 एक्सरसाइज करा चुके हैं। अब 1.3 एक्सरसाइज की हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसका पहला सवाल है, निम्न भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, या तो शांत होगा या फिर अशांत होगा। ठीक है, अब शांत और अशांत हम कैसे पता करें, इसके बारे में हमें जानकारी लेने की जरूरत है। तो हमें जानकारी 2 तरीके से है, जैसे जिनके हर मतलब न्यूमिनेटर, तो वो डिनोमिनेटर, हर मतलब डिनोमिनेटर। अगर ये 2 की पावर n और इंटू 5 की पावर n के रूप में है तो वो शांत दशमलव कहलाएंगे। और अगर इसमें इसके अतिरिक्त कुछ और टर्म आ गया, मतलब 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n इंटू 5 की पावर n अगर हो गया तो ये अशांत दशमलव होंगे। तो हम यहां पर इसके आधार पर न चल करके हम सिंपली तरीके से आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला पार्ट आपका है 36/100, इसको हम 0.36 भिन्न में लिखते हैं। तो ये भिन्न दशमलव रूप में आपने कन्वर्ट कर दिया और ये आपका शांत भिन्न है। कौन सा है? शांत। इसका प्रकार शांत है, ये शांत दशमलव है। ये बार बार रिपीट नहीं कर दशमलव, ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से जब इसके सेकेंड पार्ट को लेते हैं तो 1/11 है। अब 1/11 से अगर 1 को डिवाइड करें तो क्या पूरा डिवाइड होगा? नहीं होगा। अगर हम बात करें 1 को 11 से डिवाइड करने की तो नहीं जा रहा है, डेसिमल लगाया, 0 लगाया, फिर भी नहीं जाएगा तो यहां पर एक 0 लगाएंगे, यहां पे एक 0 लगाएंगे। कितनी बार जाएगा? 9 बार। 11 नहीं 99, फिर 1 बचा। फिर आप क्या किए? यहाँ पे एक 0 लगाए, फिर यहाँ एक 0 लगाए, नहीं जा रहा, फिर एक 0 लगाए, फिर यहाँ पे एक 0 लगाए। ये आपका, एक मिनट, यहां पर पहले तो एक हमने उतार लिया, फिर एक 0 लगाए, फिर उसके बाद हमने एक 0 लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है?
फिर से एक जीरो लगाना पड़ता, फिर कितनी बार जाएगा, 9 बार गया, फिर गया 99, ये बार बार रिपीट करेगा ऐसे। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 0.090909 मतलब 0909 बार बार रिपीट करेगा। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 0.09 मतलब 0909 बार बार रिपीट करेगा। और ये आपका जो दशमलव है ये अशांत दशमलव है। कौन सा है, अशांत, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव हुआ। तीसरा पार्ट जो इसका है वो आपका है 4/1/8 मतलब 8 चौक 32 और 1 33, 33/8। 8 से 33 को डिवाइड करें, अगर 8 को 33 से डिवाइड करें तो 33 का टेबल आपको आना चाहिए, नहीं 33 को 8 से डिवाइड करें, 33 को 8 से डिवाइड करें तो 8 चौक 32, 4 बार जाएगा, 8 4 जा 32, 1 बचेगा, नहीं डेसिमल लगाया 0, 8 1 जा 8 हो गया, फिर 2 बचा 0, 8 दूनी 16 हो गया, फिर कितना बचा 4 0, 8 5 40। ये क्या हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। और जब पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो इसकी वैल्यू आपकी आ गई 4.125 जो कि शांत दशमलव है। कौन सा दशमलव है, शांत दशमलव है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए हम क्वेश्चन नंबर इसका 4th पार्ट, 5th पार्ट और 3rd पार्ट, 6th पार्ट, ये तीनों पार्ट आपको 4th, 5th और 6th पार्ट आपको होमवर्क दे रहे हैं। तो इसको आप लोग करके दिखाओगे और करोगे। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमसे इन क्वेश्चनों के बारे में भी पूछोगे तो हम आप इसके बारे में बताएंगे और इसके भी आपको वीडियो बना करके हम क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? हाँ आंसर में होगा हाँ, हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। ये बार लगा है, इसका मतलब ये अशांत दशमलव है। कौन सा दशमलव है? अशांत दशमलव है। अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार है। तो जब 7 है तो जितना भी इसका मान होगा वो सब के सब क्या होंगे, चाहे 2/7 हो, चाहे आपका 3/7 हो, चाहे आपका 4/7 हो, चाहे आपका 5/7 हो, चाहे आपका 7/7 हो, ये सभी आपके अशांत दशमलव प्रसार होंगे, क्योंकि हर डिनोमिनेटर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है। यदि हर 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में होता, 2 × 5 के रूप में होता, तो ये शांत प्रसार होता। तो बच्चों अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो पहला पार्ट इसका है 0.6 बार, इसको हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू, और इसको हम ले सकते हैं 0.666 जितनी बार भी टर्म्स हम लेना चाहें वो ले सकते हैं। इसका मतलब रिपीटिंग टर्म है, अशांत दशमलव है, तो ये हो जाएगा 0.6666 और इसे हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10x बराबर क्या हो जाएगा 6.666 अब हम इन दोनों को घटा दें, तो 10x में x घटा दें। जब 10x में एक x घटा देंगे तो इससे इसको जब घटाएंगे तो इसका देखिए 6.666 और 0.666 इनको जब घटाओगे तो ये कट जा रहे हैं ना, तो ये 6.0 ही तो बचा, तो यहां पर भी कितना बचेगा 6.0 और इसको जब घटाएंगे तो 9x बराबर 6 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/9।
अर्थात इसको काट भी दे तो 2 3 जा 3 3 जा नहीं 3 2 जा और 3 3 जा, इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 2/3। इसे P अपान Q के रूप में इसी तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका अगला पॉइंट है और तीसरा पॉइंट है, तो हम इसका सेकेंड पॉइंट क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं और इसका थर्ड क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। तो थर्ड पार्ट जो है वो आपको दिया हुआ है 0.001, इसमें 3 नो पे लगा हुआ है, इसको भी हम लेट कर लेते हैं। x बराबर 0.001 मतलब इससे हम 0.001 तीन बार है तो तीनों बार बार रिपीट होगा। अब ये हमेशा ध्यान दें, दशमलव के बाद जब ये संख्या है तो उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। तो 1000x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1.001001 डैश डैश डैश। अब इसे हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 001 डैश डैश डैश। इसको सॉल्व करने के लिए फिर हमारी प्रक्रिया वही होगी पुरानी, क्या? इसको 1000x माइनस x बराबर, जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे लिख सकते हैं तो 1.001 ऐसे जाएगा डॉट डॉट, और हमारे पास दिया है 0.001 डैश डैश डैश। इसको घटाएंगे तो ये सब कट जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 1 बचेगा। तो यहां पर भी जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 999 x बराबर 1। और इसको हम आगे, ये हो जाएगा आपका 901, तो ये हो जाएगा 999 बराबर 1। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1/999। ये भी P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है। आप जानते हैं कि इसके पहले हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताया था, अब हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? हाँ आंसर में होगा हाँ, हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। ये बार लगा है, इसका मतलब ये अशांत दशमलव है। कौन सा दशमलव है? अशांत दशमलव है। अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार है। तो जब 7 है तो जितना भी इसका मान होगा वो सब के सब क्या होंगे? चाहे 2/7 हो, चाहे आपका 3/7 हो, चाहे आपका 4/7 हो, चाहे आपका 5/7 हो, चाहे आपका 7/7 हो, ये सभी आपके अशांत दशमलव प्रसार होंगे। क्योंकि हर डिनोमिनेटर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है। यदि हर 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में होता, 2 गुणे 5 के रूप में होता, तो बच्चों अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न को P अपान Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो पहला पार्ट इसका है 0.6 बार, इसको हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू, और इसको हम लिख सकते हैं 0.666 डैश डैश। जितनी बार भी टर्म्स हम लेना चाहें वो ले सकते हैं, इसका मतलब रिपीटिंग टर्म है, अशांत दशमलव है, तो ये हो जाएगा 0.66666। और इसे हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10x बराबर क्या हो जाएगा? 6.666 डैश डैश। अब हम इन दोनों को घटा दें तो 10x में x घटा दें। जब 10x में एक x घटा देंगे तो इससे इसको जब घटाएंगे तो इसका देखिए 6.666 डैश डैश और 0.666, इनको जब घटाओगे तो ये कट जा रहे हैं ना,
तो ये 6.0 ही तो बचा, तो यहां पर भी कितना बचेगा 6.0, और इसको जब घटाएंगे तो 9x बराबर 6 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/9, अर्थात इसको काट भी दे तो 2 3 जा नहीं 3 2 जा और 3 3 जा, इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 2/3, इसे P/Q के रूप में इसी तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका अगला पॉइंट है और तीसरा पॉइंट है, तो हम इसका सेकेंड पॉइंट क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं और इसका थर्ड क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। तो थर्ड पार्ट जो है वो आपको दिया हुआ है 0.001, इसमें 3 नो पे लगा हुआ है, इसको भी हम लेट कर लेते हैं, x बराबर 0.001 मतलब इससे हम 0.001 तीन बार है तो तीनों बार रिपीट होगा। अब ये हमेशा ध्यान दें, दशमलव के बाद जब ये संख्या है तो उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो 1000x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1.001 डैश डैश डैश। अब इसे हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा 001 डैश डैश डैश। इसको सॉल्व करने के लिए फिर हमारी प्रक्रिया वही होगी पुरानी, क्या इसको 1000x माइनस x बराबर, जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे लिख सकते हैं तो 1.001 ऐसे जाएगा डॉट डॉट, और हमारे पास दिया है 0.001 डैश डैश डैश, इसको घटाएंगे तो ये सब कट जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 1 बचेगा। तो यहां पर भी जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 999, x बराबर 1, और इसको हम आगे ये हो जाएगा आपका 901, तो ये हो जाएगा 999 बराबर 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/999, ये भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से आपको सेकेंड पार्ट अपने आप करना है, आगे की वीडियो आगे बनाएंगे। आज यहीं पे विराम देते हैं, और आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करें, और जो नए बच्चे इसके साथ जुड़ रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब भी करें, और जो नए क्वेश्चन उसे कमेंट करके पूछें।